हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्र। आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इस चैप्टर को वन शॉट रिवीजन करेंगे और ये लगभग 30 मिनट्स के आसपास वीडियो होगी या फिर उससे कुछ समय ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि काफ़ी कम समय में ये पूरा चैप्टर आपको इजीली बेस्ट नोट्स के साथ करवाया जा रहा है। इसका पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने पॉवर्टी के बारे में तो जाना ही होगा और ये वर्ड काफ़ी बार सुनते होंगे। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, इसका मतलब होता है लैक ऑफ बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में आता है जैसे फूड, क्लोथ एंड हाउस। इसका मतलब जिस पर्सन के पास में खाना अवेलेबल नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो पर्सन गरीब है। इसकी बहुत सारी और भी सिंपल डेफिनेशन है, वो देखते हैं। व्हाट इज पॉवर्टी? सो इट इज ए सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है इन विच पर्सन डज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, जिसमें एक पर्सन अपनी जो बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता। सेकंड देखते हैं, इट रेफर्स टू लैक ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइवलीहुड, जो उसे डेली रिक्वायरमेंट होती है जीने के लिए, जैसे फूड, क्लोथिंग, इसके अलावा एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़। ये सारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं कर पाते। नाउ हु आर पुअर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुअर कौन होता है, यानी कि गरीब कौन होता है। सो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, देख लेते हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स, यानी कि वो मजदूर जिसके पास में ज़मीन नहीं है। इन विलेजेस, गाँव में कौन हो सकते हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है। इसके अलावा पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़। अगर सिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पर ओवर क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़ वाली, आप लोगों ने देखा होगा इलाका, और लोग वहाँ पर झुग्गीस में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पुअर्स। इसके अलावा दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, और जो काम चल रहा होता है कंस्ट्रक्शन वाली साइट्स के वहाँ पर, तो जहाँ काम करते हैं वेज वर्कर्स, उसे हम लोग कहते हैं पुअर। इसके अलावा चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबास, बहुत सारे ढाबास में छोटे बच्चे जो एज ए चाइल्ड वर्कर्स काम करते हैं, वो भी पुअर होते हैं। और लास्ट दे रखा है दे कुड बी बेगर्स, यानी कि भिखारी, वो तो वैसे ही गरीब होते हैं। सो ये बता रखा है कि गरीब कौन से होते हैं। हमने देखा कि गांव में कौन है और शहर में कौन है। अब कुछ डेटा दे रखा है जो आपको याद रखना होगा। जैसे इंडिया के बारे में बता रखा है कि एवरी 5th पीपल इज पुअर। इंडिया में हर 5वां आदमी क्या है? गरीब है। और टोटल अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज देखें तो 27 करोड़ पीपल लिव इन पॉवर्टी, और इंडिया में लगभग 27 करोड़ लोग अभी भी पुअर है। और ये हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में बात करें, एक साथ इतने अमाउंट में गरीब इंडिया में ही मिलते हैं। अब देखते हैं कि जो पुअर है या फिर पॉवर्टी से रिलेटेड क्या इशू हो सकते हैं। इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी, सबसे पहला इशू है लैंडलेसनेस। इसके मतलब उनके पास में ज़मीन नहीं होती। सेकेंड इशू जो आता है वो है आता है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। थर्ड, साइज ऑफ फैमिलीज। नेक्स्ट, इसमें फोटो दे रखी है, पॉवर्टी के बारे में बता रखा है, आप लोग जानते भी होंगे। नाउ नेक्स्ट, इलिटरेसी। जो पुअर पर्सन होते हैं मैक्सिमम कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता कि वो प्रॉपर एजुकेशन कर पाए, एजुकेट हो पाए। इसके अलावा चाइल्ड लेबर, आपने सुना होगा कि उनको बचपन से ही मजदूरी करनी पड़ती है। पुअर हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशन, और उनका हेल्थ भी काफ़ी ख़राब रहता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पाता। और इसके अलावा हेल्पलेसनेस, इसका मतलब बेसहारा होते हैं। एक वर्ड आ रखा है आपके बुक में, हैंड मी डाउन। इसका मतलब होता है सेकंड हैंड, ये आपको नोट करना। नाउ इन सब बातों से हमने जाना पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। बेसिक इसका मीनिंग होता है हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। नाउ इट इज ऑल्सो ए सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। ये वो सिचुएशन होती है पॉवर्टी, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। इसके अलावा वेयर सिक पीपल
कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, और जो बीमार लोग होते हैं वो अपना इलाज अफोर्ड नहीं करा पाते, इतना पैसे नहीं होते कि वो अपना प्रॉपर इलाज करा पाए। नेक्स्ट, पॉवर्टी आल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। इसके अलावा उनके पास पीने के लिए साफ पानी भी अवेलेबल नहीं होता और ना ही वो साफ सफाई का ध्यान रख पाते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल। इसके अलावा उनको प्रॉपर तरीके से रेगुलर जॉब भी नहीं मिल पाती। नेक्स्ट, लिविंग विद ए सेल्फ ऑफ हेल्पलेसनेस। अभी देखा था हमने कि उनके पास में इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सो लिविंग विद सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि बिगेस्ट चैलेंज क्या है इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। जब हम लोग आज़ाद हुए थे उस समय भी काफ़ी पॉवर्टी थी, तो हमारा जो बिगेस्ट चैलेंज था वो यही था कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एब्जेक्ट पॉवर्टी है, उससे लोगों को बाहर निकालना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकेम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग और पॉवर्टी। गांधी जी को ऐसा लगता था कि हमें सच्ची आज़ादी तभी मिलेगी जब हमारे देश के गरीब से भी गरीब लोग अपनी परेशानियों से बाहर आ सके और अपनी गरीबी से बाहर निकल सके, तभी हम लोग ट्रूली इंडिपेंडेंट हो सकेंगे। नेक्स्ट, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। आप लोगों ने साइंटिस्ट के बारे में तो सुना होगा। सोशल साइंटिस्ट क्या होता है? वो पर्सन जो सोशल स्टडीज करते हैं। अब देखते हैं कि जो सोशल साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को कैसे सीन करते हैं। सो इनके जो क्या मेथड है पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के, वो पढ़ते हैं। सो मेथड टू डिटरमाइन पॉवर्टी। सबसे पहले इंडिकेटर यूज रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। सबसे पहले जो उनका इंडिकेटर होता है वो उनकी इनकम के बेसिस पर या फिर कंजम्पशन के बेसिस पर होता है। इसके अलावा अदर सोशल इंडिकेटर्स में आते हैं बहुत सारे पॉइंट, जैसे इलिटरेसी, साथ के साथ लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होना। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जब पीने लायक पानी नहीं होना, और साथ ही साथ सैनिटेशन की फैसिलिटी भी नहीं होना। ये सारे क्या शो करते हैं? सोशल इंडिकेटर्स अबाउट पॉवर्टी। नेक्स्ट, इसी में थर्ड पॉइंट आएगा इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। सो एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन टू इंडिकेटर्स, जिसमें आते हैं सोशल एक्सक्लूजन एंड सेकंड आता है वनरेबिलिटी। अब इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सोशल एक्सक्लूजन। इसका मतलब एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी। एक्सक्लूजन वर्ड मिलकर बनता है एक्सक्लूड से। सो इट इज ए प्रोसेस विद इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर एंजॉय। इसका मतलब जब किसी खास कैटेगरी के लोगों को सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, कोई भी बेनिफिट्स हो, कोई भी फैसिलिटीज़ हो एंजॉय करने से, और ये माना जाता है कि पुअर लिव विद पुअर। इसका मतलब जो गरीब है गरीब के साथ ही रहेगा, एंड दे एक्सक्लूड टू एंजॉय सोशल इक्वलिटी, और उनको सोशल इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। इसके रिगार्डिंग बताया जाता है कि इट इज़ बोथ ए कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। कॉज का मतलब है कारण और कॉन्सिक्वेंस का मतलब है नतीजा। ये बताया गया है कि जो पुअर होता है वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है कोई भी बेनिफिट से। और अगर दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, अगर किसी को एक्सक्लूड कर देंगे तो वही रीज़न बनेगा उसकी पॉवर्टी का। इसका मतलब गरीबी के कारण एक्सक्लूजन होता है, और अगर किसी को एक्सक्लूड कर दिया तो उससे पॉवर्टी होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल और देख सकते हैं कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इन विच पीपल फ्रॉम सर्टेन कास्ट लाइक लो कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया में जो लो कास्ट है उसको पहले ज़्यादा हुआ करता था, सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता था, उनको कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाते थे, जिस वजह से वो ज़्यादा गरीब हो जाते थे।
नेक्स्ट इज वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी वर्ड वनरेबल से मिलकर बना है। वनरेबल का मतलब होता है जो किसी भी प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, यानी कि वो जल्दी से उसमें समस्या में घिर जाते हैं। सो पॉवर्टी में ये बताया जाता है कि जो SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप विडो, ये सब मोर प्रोन होते हैं। सो मोर प्रोन टू पॉवर्टी वो कहलाते हैं वनरेबिलिटी या फिर वनरेबल ग्रुप। It is a measure which describe the greater probability of individual of becoming or remaining poor in the coming year। इसका मतलब कुछ लोगों के ज़्यादा चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो आने वाले समय में गरीब हो सकते हैं। जैसे बैकवर्ड कास्ट है, इनको अगर बेटर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती एजुकेशन की तो वो और गरीब हो जाते हैं। इसके अलावा विडो के भी चांस होते हैं और फिजिकली हैंडीकैप, दे आर मोर प्रोन टू पोवर्टी। नेक्स्ट देखते हैं वनरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय। सबसे पहला, द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एंड ऑल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट पॉइंट बताता है इट इज एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क। और ये एनालाइज किया जाता है किसके बेस पर? ग्रेटर रिस्क के बेस पर। फेस एट टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उस समय पर इसको ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं। ज़्यादा ग्रेटर रिस्क होता है इनका वनरेबल ग्रुप का। नाउ लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, जो है पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। आपको याद रखना है ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, विच इज़ यूज टू एस्टिमेट पॉवर्टी, जो पॉवर्टी को एस्टिमेट करने में हेल्प करती है। इट इज़ ए बेंचमार्क विच डिफाइन पॉवर्टी। और ये एक बेंचमार्क सेट किया जाता है जो पॉवर्टी को डिफाइन करता है। जैसे एक ये इमेजिनरी लाइन है और जो भी मिनिमम लेवल होगा उससे ऊपर अगर कोई आता है तो वो कहलाएगा APL, इसका मतलब अबव पॉवर्टी लाइन। और इस इमेजिनरी लाइन के नीचे जो कैटेगरी आएगी वो कहलाएगी BPL, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। दोनों आपको पता होना चाहिए, स्पेशली BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो कैटेगरी जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे लेवल पर होती है। इसका मतलब जिसका जो मिनिमम लेवल होता है पॉवर्टी का वो भी फुलफिल नहीं कर पाते। ये बताया गया एक कॉमन मेथड है यूज टू मेजर पॉवर्टी, जो पॉवर्टी को मेजर करता है, इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजम्पशन लेवल। और ये इनकम और कंजम्पशन लेवल पर बेस होता है। ए पर्सन इज कंसिडर पुअर, एक पर्सन को पुअर तब माना जाता है इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल। अगर उसका इनकम और कंजम्पशन लेवल मिनिमम लेवल से भी अगर कम है तब उस पर्सन को क्या माना जाएगा? पुअर। और ये मिनिमम लेवल जरूरी होता है टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, जो भी बेसिक नीड्स होती है उसे पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस, और ये समय के साथ और प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है, अलग अलग हो सकती है। ईच कंट्री यूज एन इमेजिनरी लाइन, हर कंट्री अपनी इमेजिनरी लाइन यूज करती है, दैट इज कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट। और वो वहाँ पर जो हो रही डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, और वहाँ के जो सोशल नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग सभी कंट्री की जो इमेजिनरी लाइन होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, ए पर्सन नॉट हैविंग ए कार इन द यूनाइटेड स्टेट में बी कंसिडर पुअर। जैसे US में जिसके पास कार नहीं है उसको गरीब माना जाता है, बट अगर इंडिया की बात करें, ओनिंग ए कार इज स्टिल कंसिडर ए लग्जरी। और इंडिया में कार होना अपने आप में क्या है? एक लग्जरी है। इसका मतलब उनका क्राइटेरिया इंडिया से अबव है, उन्होंने कार को एक क्राइटेरिया माना है। लेकिन हमारे यहाँ बेसिक जो नीड्स है वो पूरा हो जाना है, हमारे यहाँ क्या कहलाता है? नॉर्मल क्राइटेरिया होता है। सो आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी लाइन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सो इसके दो मेथड है। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी, यानी कि कैलोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम।
और इसको हम लोग देखेंगे रूरल और अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज आप लोगों को पता होगा जो गांव वाला इलाका होता है, और अर्बन जो शहर वाला जो इलाका होता है उसे हम लोग अर्बन कहते हैं। अब बात करते हैं कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है रूरल एरियाज में। बेसिकली रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज पर पर्सन होता है, और वहीं अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर कितनी होती है 2100 कैलोरीज पर पर्सन। आप लोग देख सकते हैं कि जो रूरल एरियाज में है वो ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज यहाँ पर लोग मोर फिजिकल वर्क करते हैं, जिस वजह से इनको कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ इनकम की अगर बात करें तो इनकम ज़्यादा होगी अर्बन एरियाज में, यहाँ 1000 पर मंथ है, और अगर रूरल एरिया की बात करें तो 816 रुपीज़ पर मंथ है। नाउ अब इसको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ते हैं। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, इसके अलावा क्लोथिंग, फुटवियर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट आर डिटरमाइन फॉर सब्सिस्टेंस। यानी कि जब पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया जाता है तो मिनिमम लेवल सभी चीज़ों का जो अभी हमने बताया, जैसे फूड रिक्वायरमेंट हो गया, क्लोथिंग, फुटवियर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट, इस सभी को डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट, पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द डिजायर कैलोरी रिक्वायरमेंट। और पॉवर्टी किस चीज़ पे बेस्ड होती है? कैलोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जो कैलोरीज होती है नीड, वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क। इसके अकॉर्डिंग कैलोरी रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है। नाउ अब कैलोरी रिक्वायरमेंट के बारे में दोबारा पढ़ते हैं। कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया, अभी पढ़ा था 2400 कैलोरीज कहाँ होता है पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज, और वहीं पे 2100 कैलोरीज कहाँ होता है? ये होता है अर्बन एरियाज में। इसके अलावा जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर होता है उसको रिवाइज किया जाता है पीरियोडिकली, यानी टाइम टू टाइम कोई भी जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर खर्चा होगा उसको पीरियोडिकली चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट, इनकम के बेस पर बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम द पॉवर्टी लाइन वॉज फिक्स्ड। पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया है एट 816 रुपीज़ पर मंथ फॉर रूरल एरियाज। इसके अलावा 1000 रुपीज़ फॉर अर्बन एरियाज। अब आपको याद रखना है, अगर कैलोरी की बात होगी तो कैलोरी ज़्यादा कहाँ पर होगी? रूरल एरियाज में। वहीं पे अगर इनकम की बात करें तो वो ज़्यादा होगी अर्बन एरियाज में। नाउ क्वेश्चन आता है, वाई कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आर मोर देन इन अर्बन एरियाज। कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट होती है रूरल एरियाज में ज़्यादा क्यों है? इसका रीज़न बता रखा है, सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज इन मोर फिजिकल वर्क। इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जिस वजह से कैलोरी रिक्वायरमेंट इज़ मोर, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं एनएसएसओ के बारे में। पहले इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या काम है ये पढ़ते हैं। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली अप्रोक्स 5 years बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे। और पॉवर्टी लाइन को हर 5 साल के अंतर्गत सैंपल सर्वे के थ्रू एस्टिमेट किया जाता है, और ये जो सर्वे करवाया जाता है वो एनएसएसओ के थ्रू करवाया जाता है। सो दिस सर्वेस आर कैरिड आउट बाय द एनएसएसओ। नाम अब वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक जो पॉवर्टी लाइन के बारे में क्या बताता है? सो इट यूजेस ए स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। ये सेम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में बताता है, और इसकी जो मिनिमम अवेलेबिलिटी है वो कितनी बताई गई है? $2.15 पर पर्सन पर डे। इसका मतलब अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग एक दिन का एक पर्सन का कितना डॉलर मिनिमम होना चाहिए? $2.15। सो ये आपको याद रखना है अबाउट वर्ल्ड बैंक के बारे में। नाउ अब देखते हैं जो पॉवर्टी जो एस्टिमेट है इंडिया में उसमें क्या चेंजेस आए हैं। आपको याद रखना है ये सारे डिक्रीज हुए हैं। सो डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो, अगर रेशियो की बात करें ये भी कम हो चुका है। इसके अलावा डिक्लाइन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो बीपीएल है उसका प्रोपोर्शन भी कम हो चुका है। इसके अलावा अगर परसेंटेज की बात करें तो ये भी कम हो चुका है, वो पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी।
और लास्ट में जो नंबर है, नंबर ऑफ पीपल, वो भी डिक्लाइन हो चुका है। सो पॉवर्टी एस्टिमेट में आपको रेशियो बताना है, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और नंबर, ये सभी डिक्रीज हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, वनरेबल ग्रुप। वनरेबल ग्रुप का मतलब दोस्त ग्रुप विच आर मोर प्रोन, जिसको ज़्यादा चांस होते हैं पुअर होने के। पहला ग्रुप आएगा सोशल ग्रुप। सो सोशल ग्रुप कौन से होते हैं? जिसमें SC ST हाउस होल्ड आते हैं। सो दिस आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी। नाउ नेक्स्ट ग्रुप है वो है इकोनॉमिक ग्रुप। इकोनॉमिक ग्रुप को 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, पहला रूरल एरियाज, दूसरा अर्बन। रूरल में कौन से होंगे इकोनॉमिक ग्रुप में? एग्रीकल्चरल लेबर। और अर्बन एरिया की बात करें तो कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। कैजुअल लेबर जिसको टेम्पररी काम मिलता है, रेगुलर जिसको काम नहीं मिलता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैजुअल लेबर। ना इसके अलावा अदर ग्रुप भी होते हैं जो फैमिली के अंतर्गत मिल सकते हैं, जैसे वुमेन हो गई, एल्डरली पीपल हो गए, या फिर फीमेल इन्फेंट्स। ये सारे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहलाएंगे। और कहाँ पर ये मिलते हैं? अमंग फैमिलीज। नाउ दे डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स, और इन्हीं को सबको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं अगर रिसोर्सेज की बात करें तो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, यानी कि अगर इंडिया में कंपेयर करते हैं हम लोग अलग अलग स्टेट में, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटीज देखने के लिए मिलेगी, यानी कि हर स्टेट में सेम लेवल ऑफ पॉवर्टी नहीं है, अलग अलग है। सो द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में जो पुअर का जो प्रोपोर्शन है, लोगों का प्रोपोर्शन, वो सेम नहीं है। इसके अलावा स्टेट लेवल पॉवर्टी डिक्लाइन, पहले के मुकाबले अब स्टेट लेवल पॉवर्टी कम हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और ये जो पॉवर्टी कम हुई है उसकी जो रेट है वो हर स्टेट में अलग अलग है। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं SCR के बारे में। SCR क्या होता है? हेड काउंट रेशियो। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन दैट लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉपुलेशन का वो प्रोपोर्शन जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे रहता है। नाउ इसमें जो चार्ट दे रखा है ग्राफ के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, बिहार एंड ओडिशा हैज मैक्सिमम पॉवर्टी रेशियो, यानी कि ये जो स्टेट है ये पुअरेस्ट स्टेट है, बिहार एंड ओडिशा। उसमें भी आपको याद रखना है अबाउट बिहार। सो बिहार पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया में, बिकॉज यहाँ पर अगर 2011 सेंसस की अगर बात करें तो लगभग 33.7 यहाँ पर लोग पुअर है। इसके अलावा सबसे कम अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश एंड केरल, यहाँ पर सबसे जो अगर बात करें मिनिमम पॉवर्टी रेशियो है। नाउ इस ग्राफ में सबसे लोवेस्ट किसका है? केरल का, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार। सो दोनों स्टेट आपको याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट, डिक्लाइन इन पॉवर्टी। इंडिया में जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुई है कुछ स्टेट में, और उनके रीज़न भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे अबाउट पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में पॉवर्टी डिक्लाइन होने का मेन रीज़न है हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। यहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट देखने के लिए मिली है। आफ्टर 1965 ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हुई है, जिस वजह से यहाँ पर पॉवर्टी कम हो चुकी है। एंड ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद जो वहाँ के किसान हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करने लग गए, जिस वजह से भी यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो केरल। केरल की अगर बात करते हैं तो केरल जो ज़्यादा फोकस करता है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, जिसमें एजुकेशन एंड हेल्थ पे फोकस किया जाता है। सो इससे पता चलता है केरल ज़्यादातर फोकस किस पे करता है? एजुकेशन और हेल्थ, जिस वजह से यहाँ पर पॉवर्टी कम हुई है। नेक्स्ट स्टेट आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी पॉवर्टी कम हुई है। इसका जो बेसिक रीज़न है वो आपको याद रखना है, लैंड रिफॉर्म है। सो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म मेजर
लिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया गया है ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नाउ नेक्स्ट देख सकते हैं आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बारे में। यहाँ पर भी पॉवर्टी में गिरावट देखने के लिए मिली है बिकॉज यहाँ पर पीडीएस सिस्टम काफ़ी अच्छा है। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे फूड ग्रेन थ्रू राशन शॉप पे अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। सो यहाँ बेटर पीडीएस की वजह से लोगों को आसानी से राशन शॉप पे फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर पॉवर्टी कम हुई है। नाउ आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो के बारे में। वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं कि पॉवर्टी का रेशियो कैसा है। सो वर्ल्ड लेवल पे भी पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉवर्टी डिक्लाइन इन चाइना। स्पेशली सबसे ज़्यादा अगर बात करें अदर कंट्रीज़ की तो चाइना में सबसे ज़्यादा इसमें आप देख सकते हैं कि पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। अगर 1981 की बात करें तो लगभग 88.3% यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो था, लेकिन 2015 में 1% से भी कम हो चुका है, 0.7%। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है यहाँ पर भी पॉवर्टी काफ़ी कम हुई है। इसका बेसिक रीज़न है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी फास्ट हुई है और साथ के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है ह्यूमन रिसोर्स पर भी, जिस वजह से भी यहाँ पर पॉवर्टी कम हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी पॉवर्टी कम हुई है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और कुछ कंट्रीज आती है। इसके अलावा सब सहारन अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है यहाँ पर भी पॉवर्टी कम हुई है। सब सहारन का मतलब जो सहारा डेजर्ट के साउथ में है, जैसे ये अफ्रीका का अगर हम लोग यहाँ पर अगर मैप बनाएं तो सहारा डेजर्ट के जो नीचे है सारा ये क्या कहलाएगा, सब सहारन अफ्रीका। यहाँ पर पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ बात करें लैटिन अमेरिका की यानी कि साउथ अमेरिका की, यहाँ पर भी पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ में पॉवर्टी दोबारा से रीसरफेस हुई, यानी कि पहले ख़त्म हो गई थी लेकिन दोबारा से अपीयर हो रही है, वो है रशिया। नाउ आपको अब जानना है लास्ट एसडीजी के बारे में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो द न्यू सस्टेनेबल गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन का न्यू सस्टेनेबल गोल क्या कहता है, एंडिंग पॉवर्टी। ये पॉवर्टी को एंड करने की बात कहता है ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030, यानी कि 2030 तक पॉवर्टी के सभी टाइप्स को एंड करना है। और आज हम लोग कॉजेस ऑफ पॉवर्टी और इसके क्या सॉल्यूशन है ये पढ़ने वाले हैं। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी के क्या कारण है। पहला रीज़न बताया गया है हिस्टोरिकल रीज़न, यानी कि पहले के टाइम से ही, और ये मेन रीज़न बताया गया है अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय इंडिया में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, जिस वजह से भी पॉवर्टी इंडिया में काफ़ी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट मेजर रीज़न माना जाता है पॉपुलेशन को, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो करती है तो उससे कई बार गरीबी बढ़ जाती है। सो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन लेड टू पॉवर्टी। नेक्स्ट रीज़न इज लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो कुछ ही लिमिटेड स्टेट में था, वो हर जगह नहीं था, और सभी जो एग्रीकल्चरल जो क्रॉप है उसमें इसका यूज़ नहीं हो पाया था, इसका बेनिफिट सब तक नहीं पहुंच पाया। सो बेसिकली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी इसका इम्पैक्ट देखा गया, बाकी जगह काफ़ी कम इम्पैक्ट था। नेक्स्ट मेजर रीजन इज लेस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। सो द इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब इन ए लिमिटेड नंबर्स। इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप नहीं हो सकी है ताकि सभी लोगों को जॉब मिल सके। सो दिस जॉब आर नॉट एनफ। वो जॉब इतनी नहीं है जो एब्जॉर्व कर सके ऑल द जॉब सीकर्स, यानी कि जो सब जॉब चाहते हैं उन सबको जॉब मिल जाए, इतनी अभी तक क्रिएट नहीं हो सकी है। नेक्स्ट मेजर रीजन इज ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। इंडिया में इनकम इनइक्वालिटीज भी है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, यानी कि लोगों की इनकम में बहुत ज़्यादा गैप है। उसका बेसिक रीज़न है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड।
लैंड अभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास बहुत ही कम है और किसी के पास है ही नहीं। सो लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये भी मेन रीज़न है पॉवर्टी का। नेक्स्ट इज सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे सोशल कल्चरल फैक्टर क्या है। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन, जैसे कोई भी सोशल प्रोग्राम होते हैं, मैरिज, डाउरी और कोई भी रिलीजियस सेरेमनी होती है, यहाँ पर लोग खूब पैसा खर्च करते हैं। सो पीपल स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, और उससे वो लोग कर्जे में हो जाते हैं और जिसके कारण गरीबी आती है। नेक्स्ट है, इसी में ही है, बता रखा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, गरीब लोगों के पास में सेविंग नहीं होती, जिस वजह से वो लोग क्या करते हैं, बोरो करते हैं। सो दे बोरो द मनी, इसका मतलब वो लोग उधार लेते हैं या फिर लोन लेते हैं, कह सकते हैं। दे आर अनेबल टू रिपे एंड बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेटनेस, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो जब नहीं चुका पाते तो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, वो फिर उस कर्जे को कभी चुका ही नहीं पाते। एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना ही क्या कहलाता है, डेट ट्रैप। अभी हम लोग देखेंगे क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द एंटी पॉवर्टी मेजर्स। इसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली गरीबी कम हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ लोग जो बच गए उनके लिए टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम गवर्नमेंट लाती है ताकि उन लोगों को भी कवर किया जा सके। नाउ सबसे पहले पढ़ेंगे प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द हाइयर ग्रोथ रेट, इसका मतलब जितनी ज़्यादा हाइयर ग्रोथ रेट होगी, हैव हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। सो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी उतना ही ज़्यादा पॉवर्टी कम होगी। इट वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज, इससे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे जितना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ेगा तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी लोगों के लिए। और इसके अलावा इन्वेस्ट किया जा सकता है ह्यूमन रिसोर्स में, उनकी एजुकेशन में, उनकी हेल्थ में। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब लोग एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, तो उन लोगों में गरीबी को कम किया जा सकता है। सो इट रिड्यूस पॉवर्टी। आपको याद रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होता है तो इसका डायरेक्ट जो बेनिफिट होता है वो होता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर लोगों को मिलता है। अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो गरीबी कम हो जाएगी। सो फर्स्ट जो आसान मेजर सॉल्यूशन है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करो, उस वजह से पॉवर्टी कम हो सकती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कुछ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कुछ बेसिक प्रोग्राम पढ़ेंगे जिसकी वजह से पॉवर्टी कम हुई है। सबसे पहले पढ़ेंगे एमजी, नरेगा, यानी कि मनरेगा, पहले जिसका नाम नरेगा था। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ईयर भी आपको याद रखना है 2005। और इसका बेसिकली एम क्या था, सबसे पहला एम था टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। आपको इसके बारे में ये भी याद रखना है कि ये रूरल एरियाज में 100 डेज का गारंटी देता है जॉब की। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो एम एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, डिफोरेशन एंड सॉइल इरोजन, जो प्रॉब्लम है इसको ये एड्रेस करता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखना है कि जो भी 1/3 जॉब है वो रिजर्व किया गया है फॉर वुमेन। सो 3 बेसिक इसके एम है, तीनों आपको याद रखने। नेक्स्ट स्कीम आती है PMRY, इसके फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसकी लॉन्चिंग ईयर थी 1993 और इसका एम क्या है, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन याद रखनी है, कहाँ पर इस स्कीम को लागू किया, रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में। और इसमें कोशिश की गई कि जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, यानी कि उसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उन लोगों को आसानी से कोई भी जो बिजनेस सेटअप करना है वो किया जा सके। सो दे आर हेल्प इन सेटअप
स्मॉल बिजनेस, और ये मदद करता है स्मॉल बिजनेस को सेटअप करने में। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट स्कीम आती है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि REGP। ये कब स्टार्ट की गई थी? 1995। इसका मेन एम था टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। ये भी सेम एम है, जिस वजह से हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारे स्कीम के सेम एम होने की वजह से ये स्कीम ओवरलैप हो गया इनमें। इसका मेन जो पॉइंट है ये याद रखना आपको, ए टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब। इसमें 25 लाख नई जॉब क्रिएट करना इसका मेन टारगेट था। हैज़ बीन सेट अप फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। और इसमें याद रखना कौन सा 5-year प्लान? 10th 5-year प्लान में इस स्कीम का टारगेट सेट किया गया था। नाउ नेक्स्ट स्कीम आती है SGSY। इसका मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये स्कीम स्टार्ट की गई थी ईयर 1999, और इसका जो मेन एम है वो है टू ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो APL फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है और सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना है, ताकि वो खुद के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। एंड ए मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज इनको प्रोवाइड की जाएगी, यानी बैंकों से लोन दिया जाएगा और गवर्नमेंट इनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, यानी कि इनको अलग से डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपने लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट कर सके। नाउ नेक्स्ट मेजर स्टेप आता है प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय मीन्स गांव का उदय। ये स्टार्ट की गई थी 2000 में। सो इसका मेन एम था एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट, सरकार के द्वारा इसमें सहायता दी जाती है। और इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि बेसिक जो सर्विस है जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एजुकेशन, इसके अलावा रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि जो गांव में बेसिकली हेल्थ एजुकेशन शेल्टर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, इसके अलावा साफ पानी और बिजली प्रोवाइड करवाना मेन मोटिव है प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना, ताकि गांव का उदय हो सके और गरीबी दूर की जा सके। नेक्स्ट लास्ट स्कीम आती है अंत्योदय अन्न योजना। ये स्कीम फूड सिक्योरिटी वाले जो लास्ट चैप्टर है इसमें डिटेल से बताया गया, सो उसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की उसका क्या आउटकम रहा, क्या इसका रिजल्ट रहा। सो फर्स्ट जो रिजल्ट देखने के लिए मिलता है वो ये है लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। एंड राइट टारगेटिंग, यानी कि जिस टारगेट ग्रुप को इसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए था उसको सही तरीके से टारगेट नहीं किया जा रहा। सेकेंड रिजल्ट है देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम। ओवरलैपिंग हो गई बहुत सारी स्कीम, क्योंकि काफ़ियों के तो जो एम है वो सेम है, सिमिलर है, जिस वजह से भी ओवरलैपिंग इंक्रीज हो गई। थर्ड इसका जो रिजल्ट है वो है डिस्पाइट गुड इंटेंशन द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम आर नॉट फुली रीच टू द डिजायर या फिर डिजर्विंग पुअर। और लास्ट जो पॉइंट बताता है कि जो बेनिफिट है वो अभी भी जिस गरीब को मिलना चाहिए उसको अभी तक नहीं मिल सका है। अब देखते हैं क्या चैलेंजेस है पॉवर्टी के रिगार्डिंग। सो पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। पॉवर्टी को कम करना इंडिया का अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज है। जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं तब से पॉवर्टी कम करना हमारा मेन चैलेंज रहा है। सो इसमें दो चैलेंज पढ़ सकते हैं। वाइड डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी आर विजिबल। पॉवर्टी में अगर देखा जाए तो काफ़ी डिस्पैरिटीज देखने के लिए मिलती है रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में, और इसके अलावा डिफरेंट स्टेट में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी। कुछ सोशल ग्रुप जैसे SC और ST ये ज़्यादा प्रोन है गरीबी के लिए, और कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों आपको याद रखना है, इनमें पॉवर्टी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक आज का हम लोग देखते हैं हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस। अब इन चैलेंजेस को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी तभी हम लोग इस चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, और हमें ज़्यादा फोकस करना होगा फ्री
या फिर बेसिक जो एलिमेंट्री एजुकेशन उस पर। थर्ड पॉइंट आता है डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती है तो भी इसका बेनिफिट होगा। फोर्थ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, वुमेन का एम्पावरमेंट बढ़ाना होगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके ऊपर भी फोकस करना होगा, तभी हम लोग इस चैलेंजेस से इजीली डील कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से चैप्टर थर्ड कंप्लीट होता है। कल से हम लोग इसका जो लास्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर 4, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।